यानी सेक्स रेशियो की बात जरूर होती है, लेकिन हम आपको कहानी बताते हैं एक पिता और उनकी दो जांबाज जुआ बेटियों की, जिन्होंने अपने हौसले से न केवल कई कीर्तिमान हासिल किए बल्कि आज वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ताशी और नुक्शी, दो जुड़वा बहनें जो अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन कर रही हैं। दो बहनों ने अपने हौसले और कड़ी मेहनत से वो कारनामा हासिल कर लिया है जो दुनिया में किसी ने आज तक नहीं किया। जुड़वा बहनों ने धरती के 7 महाद्वीपों के 7 सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़कर नया कीर्तिमान बनाया। बचपन से ही माउंटेनियरिंग का शौक रखने वाली ये दोनों बहनें सुर्खियों में आई साल 2013 में, जब पहली बार दुनिया में किसी जुड़वा बहनों ने सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इन दोनों की कामयाबी के पीछे इनके पिता विजेंद्र मलिक की भूमिका बेहद अहम है। हरियाणा राज्य में लिंग अनुपात में फर्क की बातें तो हर कोई करता है, लेकिन दो बेटियां होने के बाद किसी बेटे की कामना नहीं की और इन्हीं दोनों बेटियों पर अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज भी जब ये दोनों बहनें दुनिया की किसी ऊंची चोटी पर चढ़ती हैं, उनका मकसद एक ही रहता है, भारत में बेटियों के समान हक के मुद्दे को सबके सामने लाना और बताना कि बेटियां भी किसी से कम नहीं होती। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वो पिता जिन्होंने इन दोनों बेटियों को हौसला दिया और दो बेटियां जिन्होंने ये कारनामा किया। हमारे साथ मौजूद हैं ताशी मलिक, नुक्शी मलिक और उनके पिता विजेंद्र मलिक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी स्टूडियो में। सबसे पहले पूरे एनडीटीवी की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को कि आपने 7 कॉन्टिनेंट्स के सबसे ऊंचे शिखरों, जिसमें एवरेस्ट, किलिमंजारो, अभी आप अंटार्कटिका से आए हैं, सबको आपने पार कर लिया। आप दोनों बहनों से ये पहला सवाल कि माउंटेनियरिंग क्यों? क्योंकि हरियाणा में जो बहुत मुश्किल होता है लड़कियों के लिए बाहर आना, कोई कल्चर नहीं है स्पोर्ट्स का, कैसे माउंटेनियरिंग की शुरुआत हुई? एक्चुअली हमें भी नहीं पता था कि हम एक्चुअली माउंटेनियरिंग को चूज़ करेंगे, लेकिन 12वीं क्लास के बाद हमें पिताजी ने पूछा था आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो, और मेरे और मेरी बहन का बहुत सारा इंटरेस्ट था, तो हमें चूज़ करना मुश्किल हो गया था कि इतने सारे इंटरेस्ट में से हम कौन सा इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, कौन से पैशन को फॉलो करेंगे। तो पिताजी ने कहा क्यों ना तुम्हें मैं माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भेजता हूँ, जहाँ पे अगर आप अपने आप को फिजिकल और मेंटल डेंजरस सिचुएशन में डालते हैं तो आप अपने आप के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो पहले हम घबरा गए थे और हमने कहा ये क्यों, हमें भी नहीं पता क्या था माउंटेनियरिंग। लेकिन जब हम माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट गए, जो कि उत्तरकाशी में है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तब हमें लगा कि ये जो हमारा पैशन है वो माउंटेनियरिंग में ही है, और एक तरह से पहाड़ों ने हमारे ऊपर जादू कर दिया था। और फिर उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमने बोला कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो इसमें है, तो क्यों ना इसे पूरी 100% देके इसको फॉलो करें। विजेंद्र साहब, क्या आपके जहन में आ रही कि हम तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसी जगह ये दोनों गए हैं जहाँ हर किसी माँ बाप का कलेजा जो है धमका जाता है, एवरेस्ट पर, किलिमंजारो पर, अभी अंटार्कटिका से आए हैं। आपको कोई बेटे की कामना नहीं थी दो बेटियों के बाद? जी, शायद आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि मैं 3 बेटियों के बाद मेरा जन्म हुआ था खुद हरियाणा में। तो माँ की बड़ी लालसा थी और उन्होंने बड़े कहाँ मंदिरों में जाके पूजा की और हरिद्वार भी हो गई और उन्होंने धागे वागे बांधे। तो जब मेरा जन्म हुआ तो बचपन से ही मतलब, और हमारी तो एक प्रथा है कि बेटा होता है तो वो से चम्मच से और प्लेट से अनाउंस करते हैं पड़ोस में कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है, और बेटी होने से ऐसा कुछ नहीं सेलिब्रेशन होता। तो मुझे बचपन से ही एक बड़ा एक गॉड सेंट जिसे बोलते हैं, भगवान की एक उनको भेंट मिली थी। तो मेरी भी इच्छा थी बचपन में कि मन में सपने में भी देखता था बेटा होगा और वैसा नाम करेगा, पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे। लेकिन वक्त के अनुसार जैसे शिक्षा हासिल की और नजरिया बदला, तो उस टाइम जब पता चला कि 2 बेटियां मतलब आई जिंदगी में, तो तब तक इतना कुछ चेंज हो चुका था मन में कि मतलब लड़का लड़की में फर्क मैंने नहीं करना।
और बिना किसी से पूछे, ना मदर इन लॉ से पूछा, ना वाइफ से, ना पेरेंट्स से, मैंने खुद अपना 1 साल के अंदर अंदर उनके पैदा होते ही मैंने अपना जाके ऑपरेशन, फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करा दिया, ताकि ये सवाल बार बार ना उठे। जी। आप दोनों मेरी तस्वीरें साफ बताती हैं कि कितने मुश्किल टेरेन से आप जाते हैं। आप आइडेंटिकल ट्विन से पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कौन ताशी है कौन नूशी है। फैसले कौन लेता है अहम घड़ियों में कि आज थोड़ा और चढ़ लेते हैं, आज रेस्ट कर लेते हैं, या जो भी कुछ ऐसे फैसले होते हैं तो कौन लेता है आप में से? जनरली क्योंकि मैं छोटी हूँ हम दोनों बहनों में से, मुझे इसकी बातों को सुनना पड़ता है। लेकिन क्योंकि माउंटेनियरिंग में ऐसे ऐसी चीज़ आते हैं जहाँ पे क्योंकि हम दो एक साथ उस चीज़ को करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ठीक महसूस नहीं करती उस एनवायरनमेंट में, और जब मुझे मुश्किल होती है तो मैं इससे एडवाइस लेती हूँ कि नुशी क्या हमें आगे और चलना चाहिए, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। तो हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, और इसलिए मैं मानती हूँ कि ये एक फ़ायदा है, क्योंकि जब आपके साथ एक साथी हो जिससे आप हर चीज़ शेयर करें, और मेरी बहन मेरे साथ 2400 घंटे एक तरह से हम लोग हर इंटेंस मोमेंट्स जो कि पहाड़ों से हम लोग सीखते हैं, जब वो उस चीज़ में हम जाते हैं तो हम दोनों एक तरह से एक दूसरे का मदद करते हैं डिसीजन मेकिंग में। लेकिन अगर आप फिजिकली अगर आप बात करें किसी भी पहाड़ में, आई थिंक जब भी डिसीजन बनाना पड़ा है हमें कि कब हमें समिट करना चाहिए, किस मौसम में हमें जाना चाहिए, दोनों का अलग अलग वो होता है। लेकिन जब भी मैंने सजेशन दिया है कि नुशी में ऐसा करना चाहिए, इसने हमेशा मेरी बात मानी है, और शायद इसी वजह से छोटी वाली को थोड़ा वो फायदा हो जाता है। हमेशा मैं भी अपने घर में सबसे छोटा हूँ, और कहने को सबकी सुनते हैं लेकिन चलती से छोटी ही है। दूसरी बात ये कि अभी तक आपने 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 सबसे बड़े पीक्स पर सफर किया, एवरेस्ट हो, किलिमंजारो, अभी आप अंटार्कटिका से हैं। सबसे मुश्किल कौन सा था जहाँ लगा कि शायद ये नहीं हो पाएगा? जी एक्चुअली अगर आप फिजिकली अगर आप किसी पीक की बात करें तो वो एवरेस्ट था, जहाँ पे हमें फिजिकली अगर आप ऑक्सीजन देखें उधर लेवल्स बहुत कम होते हैं, और ऐसा एक टाइम आ गया था जहाँ पे मेरी बहन ने मुझे बोला था कि नुशी हमसे ये नहीं हो पाएगा। टेक्निकली जो नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनली, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक रहा है हम दोनों के लिए, इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमें हर चीज़ अपने आप करना पड़ता है, वहाँ पे कोई असिस्टेंस नहीं है, शेरपा नहीं है, 40 kg बैकपैक होता है, और स्लेज में भी ये पहला एक्सपीरियंस था जहाँ पे हम स्लेज खींच रहे थे, तो टफनेस वाइज बहुत लेवल बढ़ चुका था। एंड एक हफ्ते में एक्चुअली हमने सोचा था कि हम सबमिट कर लेंगे, लेकिन वही हफ्ते में इतना बड़ा स्नो स्टॉर्म आ गया कि हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे, सो वी हैड टू स्टे इन द कैंप, एंड बहुत मुश्किल हो गया था। उस टाइम हमें ऐसा लग रहा था कि हमें वापस जा लेना चाहिए, और हमने मम्मी पापा को बड़ी मुश्किल से वहाँ से फ़ोन करके ये बोला कि मम्मी पापा शायद इस बार नहीं होगा हमारा एक्सपीडिशन, क्योंकि मौसम बिल्कुल हमें वो नहीं दे रहा है कि गो सिग्नल कि हम जा पाएँ। और टेम्परेचर वाइज एंटार्क्टिका सबसे खतरनाक कॉन्टिनेंट है। -20 कितना जाता है? -25 एवरेज में है। तो जब हम लोग एक्चुअली स्की कर रहे थे साउथ पोल, तो -25 हर दिन था, एंड अगर वहाँ पे 7 नॉट हवा चलती थी तभी भी हमारे मुंह में बर्फ जम जाता था, आंखों के जो आई लेग्स है उसमें भी बर्फ जम जाता था। एंड इस टाइम ऐसा था कि हम लोग ग्लव्स तक नहीं निकाल पा रहे थे, तो जब हमें टेंट वेंट डालना पड़ता था या कोई भी एक्टिविटी कर रहे थे, हमें हमेशा ग्लव्स पहन के ही करना पड़ रहा था। एंड आई मीन तो बहुत सारी मुश्किलें आपने भी सामने के विजेंद्र जी और आप दोनों ने इस, और जो भी आपने मुश्किलें सामना किया, आज पूरा देश उसे देख रहा है, आपको सलाम कर रहा है और आपसे सबक ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग NDTV के स्टूडियो में आए, अपनी जो आपने हार्डशिप बताए, और सर आपको हमारा नमन है कि आपने ऐसा फैसला किया जिससे आज पूरी दुनिया कम से कम सबक भी ले सकती है। लेकिन छोटा सा ब्रेक